अभिवादन। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सपने, महत्वाकांक्षा और मानवीय त्रासदी का एक बहुत ही पेचीदा ताना-बाना बुनती है। हम बात कर रहे हैं रजनीशपुरम की। वो शहर जिसे ओरेगन के रेगिस्तान में बसाया गया था, जिसने मतलब पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और फिर बहुत नाटकीय रूप से ढह गया। बिल्कुल। एक असाधारण कहानी है ये। हाँ, तो हमारे पास रजनीशपुरम द डेजर्ट यूटोपिया इन इट्स फॉल नाम की किताब के कुछ अहम हिस्से हैं। और इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद है इस अनोखे सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयोग के उभार, उसके चरम और उसके चौंकाने वाले अंत के पीछे की सच्चाइयों को परत दर परत खोलना। कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि पुणे का वो आश्रम जो अपने आप में इतना बड़ा हो चुका था, वो अचानक काफी क्यों नहीं रहा? मतलब इस विशाल रेगिस्तानी परियोजना की जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए 1981 आते आते पुणे का आश्रम अपनी ही सफलता का शिकार हो गया था। वो एक आध्यात्मिक केंद्र से कहीं ज्यादा बन गया था। एक वैश्विक आंदोलन का केंद्र जहां हजारों लोग खिंचे चले आ रहे थे। हाँ, सुना है बहुत भीड़ हो गई थी। हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि जगह सचमुच कम पड़ रही थी। स्थानीय अधिकारियों के साथ भी तनाव बढ़ रहा था और शायद ओशो और उनके करीबी लोगों को लगा कि उनकी जो दृष्टि है वो अब पुणे की सीमाओं में समा नहीं सकती। तो एक जरूरत थी ज्यादा स्वायत्ता की, ज्यादा जगह की और शायद एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी थी। सिर्फ अनुयायियों के लिए जगह नहीं, बल्कि पूरी एक नई दुनिया, एक नया मनुष्य गढ़ने के लिए एक प्रयोगशाला बनाने की। अच्छा, एक पूरी प्रयोगशाला? हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने चुना मध्य ओरेगन का ऊंचा सूखा रेगिस्तान। ये भारत के हरे भरे माहौल से एकदम अलग था। 64,000 एकड़ की विशाल लगभग वीरान जमीन, जिसे स्थानीय लोग मजाक में द बिग मडी रैंच कहते थे, वो खरीदी गई। बिग मडी रैंच? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा दाव था। बाहरी लोगों के लिए तो ये ऊसर जमीन थी, लेकिन ओशो के अनुयायियों के लिए ये एक कोरा कैनवस था, जिस पर वो अपनी कल्पना का शहर बना सकते थे और नाम दिया गया रजनीशपुरम। रजनीशपुरम। अमेरिकी समाज के बीचों बीच एक आत्मनिर्भर आदर्श शहर बनाने का सपना। और तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है ना? ओशो जो अपनी वाणी के लिए जाने जाते थे, वो अचानक सार्वजनिक रूप से मौन हो जाते हैं। ये तो बहुत ही मतलब नाटकीय है। बेहद नाटकीय। सोचिए जरा, लगभग 30 साल तक लगातार दुनिया भर में प्रवचन देने के बाद ओशो ने 1981 में सार्वजनिक मौन धारण कर लिया। अब उनका जो संवाद था वो मुख्य रूप से उनकी निजी सचिव मां आनंद शीला के जरिए होने लगा। मां आनंद शीला? हाँ, शीला बहुत प्रभावशाली थीं, समर्पित थीं और जैसा कि बाद में पता चला, अत्यंत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थीं। तो इस मौन ने अनजाने में ही सही सत्ता का एक नया केंद्र बना दिया। अब रजनीशपुरम के विशाल सपने को हकीकत में बदलने की सारी व्यावहारिक जिम्मेदारी, रोज के फैसले, बाहरी दुनिया से निपटने का काम, सब कुछ शीला और उनके प्रबंधन समूह के कंधों पर आ गया। सारी जिम्मेदारी शीला पर? हाँ, और हजारों अनुयायी दुनिया भर से इस रेगिस्तानी सपने को साकार करने के लिए आ रहे थे और शीला उनकी एक तरह से निर्विवाद नेता बन गई। और जो इसके बाद हुआ उसे तो किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। रेगिस्तान में सचमुच एक शहर खड़ा हो गया। ये सुनने में ही मतलब अविश्वसनीय लगता है। ये वास्तव में मानवीय संकल्प और सामूहिक प्रयास का एक हैरत अंगेज उदाहरण था। स्रोत बताते हैं कि महज 3 सालों के भीतर वो बंजर जमीन एक जीवंत शहर में तब्दील हो गई थी। 3 साल में? हाँ, सिर्फ 3 साल में। अनुयायी, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, दिन में 12-12 घंटे काम करते थे। इनमें डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर जैसे उच्च शिक्षित पेशेवर भी शामिल थे। उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उनके कर्म ही ध्यान है कि सिद्धांत का व्यावहारिक रूप था। यानी पूरी तन्मयता से किया गया हर काम एक आध्यात्मिक साधना थी। अच्छा, कर्मी ध्यान है। जी, उन्होंने पानी के लिए एक नदी पर बांध बनाया, जिससे एक झील बन गई। मीलों तक सड़कें बिछाई गईं। 5,000 लोगों के रहने के लिए घर, जिन्हें वे टाउन हाउस कहते थे, स्कूल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर बनाए गए। शॉपिंग सेंटर भी? हाँ, एक विशाल कृषि प्रणाली विकसित की गई जो न केवल शहर की जरूरतें पूरी करती थी, बल्कि अतिरिक्त अनाज और सब्जियां भी पैदा करती थी। कमाल है। उनका अपना बिजली घर था, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों का बेड़ा,
अपना अग्निशमन दस्ता, सुरक्षा बल, यहाँ तक कि एक हवाई पट्टी भी थी जहाँ छोटे विमान उतर सकते थे। हवाई पट्टी भी। उनके लिए अनुभव कैसा था? क्या ये वाकई वो आदर्श लोक था जिसकी कल्पना की गई थी? देखिए, स्रोतों के अनुसार वहां रहने वाले कई लोगों के लिए ये सचमुच धरती पर स्वर्ग जैसा था। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के पुराने भेद मिटा दिए गए हों, जहां लोग अपने गुरु की शिक्षाओं के अनुसार काम कर सकें, ध्यान कर सकें, खुलकर प्रेम कर सकें और जी सकें। दिन में कड़ी मेहनत और शाम को उत्सव, ध्यान और सामूहिक ऊर्जा का माहौल होता था। स्रोत बताते हैं कि कई निवासियों ने इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बताया, एक उद्देश्यपूर्ण समुदाय आधारित जीवन। लेकिन हाँ, ये स्वर्ग एक बुलबुले में था, और उस बुलबुले की सीमा के ठीक बाहर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो इस नए पड़ोसी को गहरे संदेह और कह सकते हैं डर से देख रही थी। हाँ, यहीं से कहानी का रुख बदलता है। बाहर की दुनिया, वो पास का एंटलोप कस्बा, यहाँ टकराव की चिंगारी सुलगनी शुरू होती है ना। बिल्कुल। एंटलोप एक बहुत छोटा पारंपरिक रूढ़िवादी कस्बा था जिसकी आबादी मुश्किल से 40-50 लोगों की थी। ज्यादातर बूढ़े रैंचर थे वहां। सिर्फ 40-50 लोग? हाँ, उनके लिए हजारों की संख्या में लाल और नारंगी कपड़े पहने, मुक्त विचारों वाले और जैसा वो मानते थे मुक्त यौन व्यवहार वाले रजनीशियों का आना किसी सांस्कृतिक झटके से कम नहीं था। ये उनके शांत जीवन पर एक बाहरी आक्रमण जैसा था। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती संदेह जल्द ही खुली दुश्मनी में बदल गया। जमीन के उपयोग पर, शोर पर, जीवन शैली पर, हर बात पर मतभेद थे। दो अलग दुनियाएं। हाँ, ये दो दुनियाओं का टकराव था और सुलह की गुंजाइश बहुत कम दिख रही थी। और ओशो तो मौन थे, तो इस बाहरी टकराव का सामना करने की जिम्मेदारी पूरी तरह शीला को आ गई। उनका रवैया कैसा था इसमें? शीला सार्वजनिक चेहरा बन गई और उनकी शैली कह सकते हैं टकराव वाली थी। वो प्रतिभाशाली थीं, तेज थीं और अपने गुरु और अपने शहर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। जब स्थानीय लोग विरोध करते या पत्रकार सवाल पूछते तो वो आध्यात्मिक शांति की बातें नहीं करती थीं। स्रोत बताते हैं कि उनका जवाब अक्सर तीखा, अपमानजनक, कानूनी धमकियों से भरा होता था। उन्होंने मीडिया में एक उग्र छवि बनाई। एक तरह से वो रजनीशपुरम के चारों ओर एक किला बना रही थीं और उस किले की रक्षा के लिए वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार थीं, चाहे वो शब्द हों या कानूनी दांवपेच। किला बना रही थी? हाँ, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं था, लेकिन उनकी कार्यशैली ने दुश्मनों की संख्या तेजी से बढ़ाई। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास उभरता है ना? कैसे एक आध्यात्मिक समुदाय की रक्षा का जिम्मा एक ऐसी नेता पर आ गया जिसकी कार्यशैली बेहद व्यवहारिक और निर्मम थी। तो बाहरी दुनिया से टकराव बढ़ रहा था। क्या इसका असर कम्यून के अंदर के माहौल और फैसलों पर भी पड़ने लगा था? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे बाहरी दब्बा और कानूनी लड़ाइयाँ बढ़ीं, शीला और उनकी अंतरंग मंडली, जिसे इनर सर्कल कहते थे, उनके फैसले और ज्यादा हताश और चरम होते गए। स्रोत बताते हैं कि उन्हें लगने लगा था कि स्थानीय और राज्य सरकारें उन्हें नष्ट करने पर तुली हुई हैं। एक महत्वपूर्ण घटना थी 1984 का वॉस्को काउंटी चुनाव। हाँ, वो चुनाव। इस चुनाव को जीतने और स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण पाने के लिए शीला के समूह ने एक बहुत ही विवादास्पद योजना बनाई, शेयर अ होम कार्यक्रम। ये क्या था और इसका नतीजा क्या हुआ? सुनने में तो अच्छा लगता है शेयर अ होम। नाम सुनने में अच्छा है, पर इसके तहत अमेरिका भर से हजारों बेघर लोगों को बसों में भरकर रजनीशपुरम लाया गया ताकि उन्हें वोटर के रूप में पंजीकृत कराया जा सके और काउंटी चुनाव जीता जा सके। अच्छा, वोटर्स बढ़ाने के लिए? हाँ, इरादा था स्थानीय राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदलना, लेकिन ये योजना पूरी तरह विफल रही। लाए गए कई लोग शहर के अनुशासित जीवन में ढल नहीं पाए, शहर में अव्यवस्था फैल गई और इसने बाहरी दुनिया को और भी ज्यादा खफा कर दिया। ओरेगॉन प्रशासन ने इसे चुनावी धोखाधड़ी का प्रयास माना। ये रजनीशपुरम के लिए एक बड़ी रणनीतिक और कह सकते हैं नैतिक हार थी। इस विफलता के बाद तो डर और वो घेराबंदी वाली मानसिकता और बढ़ गई होगी। निश्चित रूप से। शेयर होम की विफलता के बाद रजनीशपुरम के भीतर व्यामोह और हम बनाम वो की भावना एकदम चरम पर पहुंच गई।
स्रोत बताते हैं कि समुदाय ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा करने शुरू कर दिए, जिनमें अर्ध स्वचालित राइफलें भी शामिल थीं। हथियार? हाँ, उन्होंने अपनी एक वर्दीधारी सुरक्षा सेना बना ली, जिसे पीस फोर्स कहा जाता था, जो शहर में गश्त करती थी। शीला की अंतरंग मंडली और भी ज्यादा गुप्त रूप से काम करने लगी। कम्यून के भीतर लोगों पर नजर रखी जाने लगी। कुछ कमरों में गुप्त रूप से सुनने के उपकरण मतलब वायर टैप्स लगाए गए। वाई टैपिंग भी? जी, आंतरिक और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ साजिशें रची जाने लगीं। जो जगह खुली चर्चा और चेतना के विस्तार के लिए बनी थी, वो अब डर और गोपनीयता के माहौल में घिरती जा रही थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो घटना जिसने रजनीशपुरम का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, 1984 में ही उसी काउंटी चुनाव से कुछ हफ्ते पहले शीला की अंतरंग मंडली ने एक भयावह कदम उठाया। स्थानीय मतदाताओं को बीमार करके मतदान से रोकने के प्रयास में उनके सदस्यों ने द डेल्स शहर के 10 स्थानीय रेस्टोरेंट के सलाद बार को सैल्मोनेला बैक्टीरिया से दूषित कर दिया। सैलड बार को सैल्मोनेला से? हाँ, ये एक सोचा समझा जैविक हमला था। इसके परिणाम स्वरूप 750 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 750? हाँ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहला और सबसे बड़ा बायो टेररिस्ट हमला था। इसने न केवल ओरेगन बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ये वो बिंदु था जहां आदर्शवाद का सपना एक आपराधिक दुस्वप्न में बदल चुका था। स्रोत में स्थिति पर रोशनी डालती हुई मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी का जिक्र है। वो यहाँ कैसे प्रासंगिक है? हाँ, वो प्रसिद्ध कहानी जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा होता है ना? हाँ, सुना है। एक राहगीर उसे चेतावनी देता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन नसरुद्दीन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और काटने में लगा रहता है। थोड़ी देर में डाल टूटती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। वो अक्का बक्का होकर उस दूर जाते राहगीर को देखता है और बड़बड़ाता है, अविश्वसनीय, वो आदमी जरूर कोई भविष्यवक्ता था। स्रोत इसका इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि शीला और उसकी मंडली रजनीशपुरम की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करने के अपने उन्मादी प्रयास में अनजाने में उसी नींव को काट रही थीं जिस पर वो शहर टिका था, विश्वास, खुलापन और आध्यात्मिक मूल्य। बाहरी खतरे से लड़ते लड़ते वे डर, सत्ता के नशे और व्यामोह के आंतरिक जहर से खुद ही अपने सपने को नष्ट कर रही थीं। तो अंत कैसे हुआ है सबका? ये भव्य सपना कैसे ढह गया आखिर? 1985 की पतझड़ में सब कुछ बिखर गया। सितंबर में ओशो ने अचानक अपना 3.5 साल का मौन तोड़ा। मौन तोड़ा? हाँ, कहा जाता है कि उन्हें हाल ही में शीला और उसकी मंडली की आपराधिक गतिविधियों की भनक लगी थी। उन्होंने एक नाटकीय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सार्वजनिक रूप से शीला और उसकी मंडली की निंदा की। स्रोत के अनुसार ओशो ने उन पर फाशीवादी गुट चलाने, हत्या की साजिश रचने, जासूसी करने और शहर के पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया। सीधा आरोप? हाँ, ये एक विस्फोटक खुलासा था जिसने रजनीशपुरम के निवासियों को झकझोर कर रख दिया। और शीला? इस सार्वजनिक निंदा के तुरंत बाद शीला और उसके कई प्रमुख साथी रातों रात रजनीशपुरम छोड़कर यूरोप भाग गए। वो आदर्शवादी प्रयोग, वो रेगिस्तानी सपना अचानक समाप्त हो गया। वो खूबसूरत आत्मनिर्भर शहर जो प्रेम, ध्यान और जागरूकता के महान दृष्टिकोण पर बनाया गया था, अब एक विशाल अपराध स्थल में तब्दील हो चुका था। अपराध स्थल? हाँ, संघीय और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां हरकत में आ गईं और उन्होंने रैंच पर नियंत्रण कर लिया। और ओशो का क्या हुआ? उन पर क्या बीती? जैसे ही शीला के अपराधों का पर्दाफाश हुआ और कानून प्रवर्तन ने जांच शुरू की, ओशो के खिलाफ भी आप्रवासन कानूनों के उल्लंघन मतलब इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। ओशो के खिलाफ भी? जी हाँ, आरोप था कि उन्होंने अनुयायियों को अमेरिका में लाने के लिए अवैध तरीके अपनाए थे। विडंबना देखिए, जिस गुरु ने धरती पर स्वर्ग बनाने का सपना देखा था, वो अब अमेरिकी कानूनों के तहत एक भगोड़ा बन गया था। अक्टूबर 1985 में जब वो कथित तौर पर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हो गए? हाँ, वो रेगिस्तानी आदर्श लोग जो उनका घर था, वही उनका जाल बन गया। बाद में उन्होंने आरोपों को स्वीकार किया, जुर्माना भरा और देश छोड़ने पर सहमत हो गए। ये पूरी कहानी, इतने बड़े सपने का ऐसा अंत,
ये हमें क्या सिखाती है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये कहानी कई स्तरों पर बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे ऊंचे से ऊंचे आदर्श भी मानवीय कमजोरियों का शिकार हो सकते हैं। डर, सत्ता का नशा, व्यामोह और बाहरी दुनिया के साथ टकराव का सामना करने में विफलता। यह दर्शाती है कि कैसे एक आदर्श लोक बनाने का प्रयास उन्हीं नकारात्मक शक्तियों को जन्म दे सकता है जिनसे वह बचने की कोशिश कर रहा था। ये तो है। यह नेतृत्व के स्वभाव, अनुयायियों की भक्ति और वास्तविकता से कट जाने के खतरों पर भी गंभीर सवाल उठाती है। यह दिखाती है कि जब अच्छे इरादे गलत कामों का बहाना बन जाते हैं तो परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। रजनीशपुरम की कहानी वाकई असाधारण है। रेगिस्तान में एक अविश्वसनीय शहर का निर्माण और फिर उसका इतना नाटकीय और दुखद पतन, ये किसी थ्रिलर उपन्यास की तरह लगती है, पर यह सब सच था। बिल्कुल, इसमें सामूहिक इच्छा शक्ति के अविश्वसनीय ताकत दिखाई देती है, लेकिन साथ ही करिश्माई नेतृत्व के अंधेरों और आदर्शवाद के संभावित खतरों की चेतावनी भी छिपी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण जब बाहरी दबाव और आंतरिक कमजोरियों से मिलता है तो नकारात्मक और विनाशकारी कार्यों में बदल सकता है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार करना चाहें। क्या कोई भी आदर्शवादी समुदाय, चाहे उसके इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, बाहरी दुनिया के दबावों और अपनी ही आंतरिक मानवीय कमजोरियों जैसे डर, सत्ता की चाह और मतभेद के अनिवार्य टकराव से बच सकता है? रजनीशपुरम का अनुभव इस सवाल को और भी ज्यादा जटिल और प्रासंगिक बना देता है ना? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।